बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे आज एडमिनिस्ट्रिंग यूज़र अकाउंट की। हमने एक्टिव डायरेक्टरी बना ली। एक्टिव डायरेक्टरी बनाने के बाद अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं वो उनको मैनेज कैसे करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बोले तो यूज़र अकाउंट, ग्रुप्स और बहुत कुछ है, मगर चैप्टर का नाम एडमिनिस्ट्रिंग यूज़र अकाउंट है तो हमने कहा एडमिनिस्ट्रिंग यूज़र अकाउंट करेंगे। और ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, थर्ड चैप्टर है और इसका लेसन नंबर 1 है। इसके दो लेसन हैं, लेसन 1 और लेसन 2। लेसन 2 इज अबाउट पावर शेल और एडमिन कंसोल। अगर आपको याद हो कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं आपको एडमिन कंसोल कराऊंगा, मगर मैं आपको कराना भूल गया। वो गलती से हो गया, मगर उसके एक्चुअल डिटेल जो से हैं वो हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर, यानी चैप्टर नंबर 3 के लेसन नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे। ओके, आगे चलते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी 2008 R2 के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन सेंटर है, जो उसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट लेसन या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो उससे आगे चलते हैं। वो है फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट्स। हमने जो लास्ट टाइम जहाँ पे लेक्चर ख़त्म किया था वो ये था कि हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से हमने कहा कि हमने यूज़र के अकाउंट बनाया। यूज़र अकाउंट के बाद हमने ग्रुप्स बनाए। ग्रुप्स के साथ हमने ओयूज़ बनाए। तो ये तमाम चीज़ें जो से हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर सिट करते हैं। अब हमने इन ऑब्जेक्ट्स को अगर क्यूरी करना होता था तो हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर फाइंड के अंदर जाते थे और वहाँ से क्यूरी करते थे। इसी तरह कमांड बेस्ड जो क्यूरी का एक टूल है दैट इज़ कॉल्ड डीएस क्यूरी, हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि ये डीएस क्यूरी हमें क्या दिखाती है। तो अगर मैं अपने वही सर्वर को आरडीपी करूँ तो इस सर्वर के अंदर हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं और एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज भी खोल लेते हैं dsa.msc, और साथ कमांड प्रॉम्प्ट भी खोल लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट भी खोल लिया और यहाँ पर हम अगर ds क्यूरी की कमांड दें तो ये हमारे पास एक क्यूरी है जो डायरेक्टरी सर्विसेज को सर्च करने में मदद देती है। ठीक है, ds क्यूरी की कमांड क्या करेगी कि अगर आपने किसी यूज़र की कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो उसको यहाँ से ढूंढ के निकाल सकते हैं आप। ठीक हो गया। अगर मैं आपको ds क्यूरी की कोई एग्जांपल दिखाऊं तो वो हो सकती है ds क्यूरी। ये मैंने हेल्प दिखा दी थी। ds क्यूरी के बाद हम क्या करेंगे, यूज़र की क्या चीज़ हम दे रहे हैं, यूज़र नेम। और हमने क्या यूज़र बनाया था, मोहम्मद ताहा काशिफ बनाया था। तो हमें उस यूज़र का फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, अगर लास्ट नेम है तो उससे डेफिनेटली पहले स्टेरिक लगाएंगे, अगर वाइल्ड कार्ड की यूजेज का आपको पता है। तो अगर मैं कहूँ मोहम्मद एंड देन स्टार, कोई भी यूज़र्स मुझे डायरेक्टरी सर्विसेज से निकाल के ला दे जिनका जो स्टार्टिंग नेम जो सा है वो मोहम्मद और उसके आगे जो मर्जी हो। ठीक हो गया। एंटर करेंगे तो वो देखो हमें निकाल के ला दिया कि उसने कहा कॉमन नेम या कैनोनियन नेम इज़ मोहम्मद ताहा काशिफ, उसका ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एडमिन है और उसका ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एडमिन के बाद ईस्ट है, ईस्ट के बाद ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आईटी है, क्योंकि वो तीन ऑब्जेक्ट्स हेरेरिकल ऑब्जेक्ट ग्रुप्स में पड़ा हुआ है। और डोमेन कंट्रोलर का नाम उर्दू आईटी एकेडमी और फिर डोमेन कंट्रोलर का नाम कॉम है। तो दिस इज होल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डिस्टिंग्विश्ड नेम। डिस्टिंग्विश नेम क्या होता है, जो एलडैप जब क्यूरी करता है किसी डेटाबेस को, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज की डेटाबेस को, तो उसमें से जो क्यूरी के अंदर जो यूज़र का पाथ होता है वो ये होता है। अच्छा, अब इस इंफॉर्मेशन को ना हमने बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ करना है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे तो कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, इजी पाथ है, हम याद भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। दिस इज़ अवर ds क्यूरी कमांड। अगर हमने अब कमांड प्रॉम्प्ट से एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है तो हमें इस कमांड टूल के ऊपर अच्छी एक्सेस और अच्छा तरह आना चाहिए इस टूल को। अगर हमें ये टूल नहीं आता तो फिर हम इसकी जो फुल पावर है उसको अनलीश नहीं कर सकते। अच्छा, अब इससे आगे हम चलते हैं। अगर मैंने से यहाँ पे किसी के कंप्यूटर का अकाउंट ढूंढना है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ds क्यूरी ऑब्जेक्ट का नाम कि किस किस्म का ऑब्जेक्ट मैं सर्च कर रहा हूँ। तो ds क्यूरी कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर। ओके, उसके बाद कंप्यूटर का नाम क्या है, नाम आपको याद है, अगर मैंने उर्दू IT एकेडमी और समथिंग रखा था तो ये देखो आपके पास आ गया कि उस कंप्यूटर का नाम ये है।
ठीक है, और वो कंप्यूटर्स के ओयू के अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि वो मेन ओयू में पड़ा है इसलिए CN आ रहा है। अगर मैंने एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाया होता तो वो ओयू आ रहा होता। और फिर DC उर्दू IT अकेडमी और DC इज इक्वल टू कॉम। दिस इज हाउ द LDAP प्रोटोकॉल वर्क्स। ठीक है, ये LDAP प्रोटोकॉल की जो क्यूरी है इस प्रॉपर स्टैंडर्ड की किस तरह ये क्यूरी लिखी जाती है। इससे हम आगे चलते हैं स्लाइड में। अंडरस्टैंडिंग ए डेलीगेशन परमिशन ऑन एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज। अच्छा, उसको जरा पहले देख लें। अच्छा, अब होता क्या है डेलीगेशन, अंडरस्टैंडिंग है डेलीगेशन। डेलीगेशन है क्या, अगर आपको याद हो तो हमने पिछले एग्जाम के अंदर भी पढ़ा था, वो 70646 था मेरे ख्याल में एग्जाम का नंबर। अच्छा, वो क्या चीज़ है डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल? क्या कि मेरे पास एक ग्रुप ऑफ यूजर्स हैं इस OU के अंदर से, मैंने कहा 400 या 500 यूजर्स हैं, एंड ट्रस्ट मी ऑर्गेनाइजेशन में 400 से 500 यूजर्स होते हैं। 500 यूजर्स हैं। अब ये 500 यूजर्स में से इंसान है, ह्यूमन बींग है, गलती भी कर सकता है, और अगर गलती कर देता है तो फिर वो भुगतनी भी पड़ती है। और भुगतनी किन्हें पड़ती है? IT वालों को भुगतनी पड़ती है अगर किसी कोई अपना पासवर्ड भूल जाए। तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन जो जिसके एक OU के अंदर 500 यूजर होता है, उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, अगर इनमें से एक यूजर ने अपना यूजर नेम पासवर्ड दिल्ली भूल गया, ठीक है, पासवर्ड भूल गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो हेल्प डेस्क को कॉल करेगा। अब ये आपके ऑर्गेनाइजेशन हेड्स पे डिपेंड करता है कि उसने किस तरह सेटअप किया हुआ। अब जब उसने अपने हेल्प डेस्क को कॉल की, हेल्प डेस्क ने कहा अच्छा ठीक है, मैं कॉल लॉक कर दी और मैं आपका पासवर्ड जो सा है ना वो आपके टेक्निकल सपोर्ट या IT डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दूंगा, और आपका IT डिपार्टमेंट जो सा है वो जब फारिग होगा तो वो आपको रिप्लाई करेगा। अब अगर हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसपे काम ही कंप्यूटर के ऊपर होता है, तो जब तक IT वाला बंदा उसका पासवर्ड रीसेट नहीं करेगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या कुछ ऐसा ना हो कि मैं ये जो पासवर्ड रीसेट का जो कंट्रोल है, सिर्फ यूजर के पासवर्ड रीसेट का जो इख्तियारात है वो मैं हेल्प डेस्क के यूजर्स को दे दूं? ठीक है, इट्स अ गुड परमिशन, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। कि आप अपने इख्तियारात कुछ और लोगों को दे दें ताकि आपके ऊपर लोड कम हो जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि यूजर की कॉल आएगी और यूजर की कॉल फर्स्ट लेवल 1 के ऊपर ही फुलफिल हो जाएगी, बजाय इसके कि वो किसी टेक्निकल सपोर्ट के पास जाए। ये यूजर का पासवर्ड रीसेट करना इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो मैंने कहा इज कॉल्ड अ डेलीगेशन। तो डेलीगेशन हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कैसे करते हैं वो देखेंगे हम, और ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ हुआ है। और परमिशंस जो लगाई जाती हैं आर कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज होती हैं। एक्सेस कंट्रोल एंट्री जो है वो डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का पार्ट होते हैं, विच आर कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, कंफ्यूज हो गए। बहरहाल आप ये याद रखें कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, सही मैंने कहा ये एक यूजर का अकाउंट है, इसके ऊपर एक ACL लगाई हुई है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और उसके अंदर जो एंट्रीज आ रही हैं हर एंट्री इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल एंट्री। ठीक है, और ये जो पूरी की पूरी ACL इज कॉल्ड अ डीकैल, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अगर आपने किसी के बारे में डीकैल व्यू करनी है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे dsacls.exe की कमांड भी चला सकते हो। ठीक है, और उसके बाद उस यूजर का आप जो सा पूरा डिस्टिंग्विश नेम दोगे वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि ये हमने अंडरस्टैंड ये जो डेलीगेशन का काम है वो कैसे परफॉर्म करना है। अच्छा जी, मैं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आ गया, और आप यहाँ पे अगर देखें तो आपने जो लास्ट टाइम काम किया तो उससे थोड़ा सा एक काम एक्स्ट्रा हुआ है कि यहाँ पे एक हेल्प डेस्क का भी ग्रुप बनाया हुआ है और हेल्प डेस्क सपोर्ट के नाम पे एक यूज़र का अकाउंट बनाया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हेल्प डेस्क को मैं राइट दे दूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर के फोल्डर में किसी के इंफॉर्मेशन को रीसेट कर सके, या मैं कहता हूँ नहीं हेल्प डेस्क सिर्फ इस एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड रीसेट कर सके, ये भी कर सकते हो। ठीक है, मगर आइडियली क्या होता है कि हेल्प डेस्क को पूरे के पूरे कंटेनर के ऊपर, यानी हेल्प डेस्क पूरे के पूरे IT को कर सके मगर एडमिनिस्ट्रेटर को ना कर सके, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मगर मैं आपको एक सिंपल सिनेरियो में बताता हूँ कि हेल्प डेस्क का जो IT हेल्प डेस्क का जो यूज़र है, ये मैंने यूज़र बनाया हुआ है। ठीक है, इसका यूज़र नेम मुझे देख लेने दें क्योंकि मुझे ये दिखाने के लिए आपको शो कराना पड़ेगा। यूज़र नेम इज़ हेल्प डेस्क। मैंने कहा
कि ये जो सा है इसको परमिशन दे दी जाए कि ये ताहा मोहम्मद ताहा काशिफ का जो अकाउंट है उसका पासवर्ड रीसेट कर सके, और कुछ ना कर सके। अब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो और क्या कुछ कर सकता है, वो उसकी टेलीफोन नंबर मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। लाइक हम लोगों ने रिसेंटली एक सिस्टम कॉन्फ़िगर किया जिसमें हम चाहते थे कि वो जो सा है वो यूज़र का टेलीफोन नंबर अपडेट कर सके, ठीक है। क्योंकि जो ह्यूमन नेटवर्क है, जो इंसानों का नेटवर्क है, जो और रियल नेटवर्क है, उसके अंदर लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं, शादियां करते हैं, डिवोर्सेस भी होती हैं, तो वो अपने नाम सरनेम सारा कुछ चेंज भी करते हैं। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए हमें किस लेवल पे काम करवाना चाहिए, हेल्प डेस्क पे करने दें या कि लेवल 1 पे करने दें, लेवल 2 पे करने दें, या थर्ड लाइन सपोर्ट, जो भी जिस लाइन ऑफ सपोर्ट में। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करूँ और प्रॉपर्टीज़ का बटन दबाऊँ तो यहाँ पर आपके पास सिक्योरिटी का टैब आ रहा होगा। अच्छा, क्वाइट पॉसिबल कि आप लोग जब ये लैब कर रहे हो तो आपके पास ये सिक्योरिटी का टैब ना आ रहा हो। उसकी वजह क्या है कि आपने व्यू में जाके ये एडवांस फीचर अगर अनसेलेक्टेड है, और अब मैं आईटी के अंदर जाके ईस्ट में एडमिन में जाके और अब काशिफ के ताहा काशिफ को प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, तो यहाँ देखिए आपको सिक्योरिटी का टैब नहीं नज़र आ रहा। तो आपने व्यू में जाके एडवांस फीचर्स इनेबल करने हैं ताकि आप एडवांस फीचर्स देख सकें। आप में इसमें से बहुत सारे कुछ ज़्यादा फोल्डर भी नज़र आएंगे, आप परेशान ना हों। वो जब हम एडवांस फीचर्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे हर एक के अंदर क्या एक्शन परफॉर्म होता है। बहरहाल हम उसकी प्रॉपर्टीज़ में चले गए, और जब हम सिक्योरिटीज़ में चले जाएँ तो ये देखो कि हर बंदे को एक स्पेसिफिक एक्सेस परमिशंस हैं उस मेरे अकाउंट के ऊपर, लाइक ताहा काशिफ के अकाउंट के ऊपर, ठीक है। कुछ मैंने इसको परमिशंस डिनाई की हुई हैं, राइट अकाउंट रेस्ट्रिक्शंस वो डिनाई हैं। अगर आप फर्दर डिटेल में जाना चाहें, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना चाहें, तो एडवांस का बटन दबाएं और ये देखिए अब आपके पास परमिशंस काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। और ये तमाम वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हैं जो हमने लगाई हुई हैं। मसलन अगर मैं यहाँ पे ऐड का बटन दबाऊँ और मैं यहाँ पे किसी हेल्प डेस्क का नाम लिख दूँ तो ये मेरे पास फिर फर्दर डिटेल्ड परमिशन आ जाएगी। मैंने इसमें क्या क्या किया, डिनाई उसे कर दिया कि राइट ऑल प्रॉपर्टीज़ के वो प्रॉपर्टीज़ राइट ना कर सके, ठीक है। और रीसेट द पासवर्ड, मैंने उसे कहा कि भैया ये पासवर्ड रीसेट कर सके। मैं इधर कैंसिल इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने हेल्प डेस्क की कोई 3-4 परमिशंस लगा दी थी, ठीक है। हेल्प डेस्क की ये परमिशन है राइट ऑल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और ये डिनाई की हुई है मैंने। और फिर हेल्प डेस्क को एक प्रॉपर्टी दी हुई है सेपरेट एक्सेस कंट्रोल एंट्री डाली हुई है, ठीक है, कि रीसेट द पासवर्ड, पासवर्ड रीसेट कर सके, ठीक है। फिर इसके ऊपर आप फर्दर ऑडिटिंग भी लगा सकते हो। अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ऑडिटिंग के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि हमने हेल्प डेस्क के ऊपर देखो 3 या 4 राइट्स हमने दिए हुए। एवरी वन कैन चेंज द पासवर्ड, देखो एवरी कैन चेंज द पासवर्ड, मगर हेल्प डेस्क रीसेट द पासवर्ड कर सकता है, मगर उसकी और कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकता। लाइक अगर मैं अब मैं ये परमिशंस लगाने के बाद अगर मैं इस यूज़र के अकाउंट को ओपन करूँ राइट क्लिक करके, तो देखो मोहम्मद ताहा काशिफ, मैं इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकता हूँ, टेलीफोन नंबर लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अप्लाई ओके कर दूँ, वो ओके भी हो जाएगा। अब मैं हेल्प डेस्क के अकाउंट से लॉगिन होके चेक करना चाहूँ कि क्या मैं मोहम्मद ताहा काशिफ के अकाउंट की इंफॉर्मेशन चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं उसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। लेट्स डू दैट। मैं इस सर्वर पे दोबारा लॉगिन होता हूँ, ठीक है, और कनेक्ट करता हूँ हेल्प डेस्क के अकाउंट से। और मैं यहाँ से दोबारा डायरेक्टरी सर्विसेज dsa.msc ओपन करता हूँ। आई होप सर्वर कॉप कर लेगा, नाराज़ नहीं होगा। मेरे ख्याल में मैंने dsa, अच्छा जी, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में आ गए। अब याद रखना है अभी हम हेल्प डेस्क से लॉगिन हुए हुए हैं। अगर हेल्प डेस्क के यूज़र को अब कॉल आती है कि भाई ताहा उसे कॉल करता है और कहता है कि भैया मेरा जो सा है वो अकाउंट जो सा है उसका पासवर्ड रीसेट करना है, तो वो उसको राइट क्लिक करता है, प्रॉपर्टीज़ में जाता है और वो कहता है चलो मैं इसका अकाउंट नंबर भी चेंज करता हूँ। देखें सारा कुछ ग्रेड आउट हो गया, ठीक है, उसको परमिशंस नहीं है। हाउ एवर अगर मैं अकाउंट के अंदर जाऊं तो मैंने उसे अनलॉक लॉकिंग की परमिशंस भी नहीं दी हुई, मैंने लॉग ऑन आवर्स की परमिशंस भी नहीं दी हुई, मैंने कोई परमिशंस नहीं दी हुई। अलबत्ता उसने सिर्फ क्या करना है, उसने राइट क्लिक करना है, रीसेट पासवर्ड, और इधर पासवर्ड दे दे दोबारा। ओके, हिट ओके। पासवर्ड मैच नहीं हुए, परमिशंस नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक है, हैज़ बीन चेंज।
हमने उसे जिस किस्म की परमिशन दी हैं सिर्फ उसको वही परमिशन मिली है। और फर्दर उसकी अगर सेटिंग्स में जाके देखें तो आपके पास इफेक्टिव परमिशंस का भी ऑप्शन आता है। इसको मैं एक दफ़ा लॉग ऑफ कर दूँ, ये ना हो कि मेरे सेशंस पे लोड पड़े। अगर मैं इसकी ही राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाऊं और सिक्योरिटी के टैब के अंदर एडवांस में चला जाऊं तो यहाँ पर इफेक्टिव परमिशंस भी आ रही हैं कि किस स्पेसिफिक यूज़र के ऊपर कौन कौन सी परमिशंस इफेक्टिव होंगी। ठीक है, पर इफेक्टिव परमिशंस के अंदर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको अच्छी तरह याद हो, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने डेलीगेट करना है कोई कंट्रोल तो आप किसी भी OU के ऊपर राइट क्लिक करके डेलीगेट कंट्रोल का बटन दबाएं और नेक्स्ट करें और यहाँ पे किसी यूज़र को ऐड कर दें। से मैंने कहा हेल्प डेस्क, ये मैं इसलिए तेज़ी से गुजर रहा हूँ कि ये एक पैराग्राफ में पढ़ाया हुआ है और आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने। रीड ऑल यूज़र इन्फॉर्मेशन, मॉडिफाई द मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप, ब्ला ब्ला ब्ला, क्रिएट अ कस्टम टास्क टू डेलीगेट। आप कस्टम टास्क भी बना सकते हो, ठीक है, दैट डिपेंड्स। ओके, और यूँ आप डेलीगेट कर सकते हो। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ जहाँ हमने एक्टिव डायरेक्टरीज के GPOs पढ़े थे। डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल के बाद हमने क्या चीज़ पढ़नी थी, DSACLS.exe। ओके, ये क्या टूल है, DSACL.exe, DSACLS.exe, ठीक है, बोला। ओके, DSACL.exe क्या करती है कि आपको किसी यूज़र के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है ना, ठीक है, वो दिखाती है। यानी आपके ACLs जितनी लगी हुई हैं आपको वो दिखाती हैं। अच्छा, अब मसला ये है, जब भी मैंने इसको राइट करना है इस ACL को, तो मुझे उसका पूरा डिस्टिंग्विश्ड नेम भी देना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का। और वो डिस्टिंग्विश्ड नेम क्या होगा, CN इज इक्वल टू ब्ला, OU इज इक्वल टू, और डोमेन नेम इज इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड RFC 1779। ठीक है, ये RFC का नंबर लिखा हुआ है जो LDAP के क्यूरी सिंटैक्स है। ठीक हो गया। तो अगर मैंने किसी यूज़र की कोई इंफॉर्मेशन क्यूरी करनी है तो उसकी एग्जांपल क्या बनेगी मेरे सामने, इज DSACL.exe। अब मुझे OU देना, क्या देना पड़ेगा, कॉमन नेम इज इक्वल टू मोहम्मद ताहा काशिफ, कॉमा, उसके बाद OU इज इक्वल टू, OU क्या था, OU था एडमिन, और एडमिन के बाद क्या था, OU इज इक्वल टू IT, बल्कि IT नहीं था, ईस्ट था। ओके, फिर कॉमा, OU इज इक्वल टू IT। ओके, उसके बाद क्या था, डोमेन नेम इज इक्वल टू उर्दू IT एकेडमी, कॉमा, डोमेन नेम, बल्कि डोमेन कंट्रोलर होता है, DC होता है, DC इज इक्वल टू होम, पेरीमीटर ताहा वाज अनएक्सपेक्टेड। ठीक हो गया। मुझे वो एपोस्ट्रॉफी डालनी भूल गई थी, तो जब मैंने एपोस्ट्रॉफी डाली तो मेरे पास कुछ कमांड ऐसी बन गई। ठीक है, DSACL.exe ऑब्जेक्ट का नाम, और उसने फिर उसके बाद बताया कि इस ऑब्जेक्ट का ऑनर जौन सा है वो कौन है, फिर उसके अंदर ACL कौन सी डाली हुई है, हेल्प डेस्क को कोई स्पेशल परमिशन लिखी हुई है कि राइट प्रॉपर्टीज़ कर सके, डोमेन एडमिन को फुल कंट्रोल है, हेल्प डेस्क को स्पेशल परमिशन है रीड प्रॉपर्टीज़ कर सके। ठीक है, फिर अकाउंट्स ऑपरेटर को ये है, फिर उसके बाद ये स्पेशल एक्सेस है, फिर रीड परमिशन है, और ये वो। ठीक है, वो डिनाई थे हेल्प डेस्क को स्पेशल एक्सेस राइट परमिशन, जब उसको डिनाई कर दिया तो वो हेल्प डेस्क एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में वो ये इन्फॉर्मेशन गैदर करनी कि उसके ऊपर किस किस्म की ACL लगी, या आप उस ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके सिक्योरिटी फीचर्स में जा सकते हो, या फिर ये DSACL की कमांड चला सकते हो। मगर याद रखता है कि जब डिस्टिंग्विश नेम देना तो उसके शुरू और आखिर में एपोस्ट्रॉफी देनी, इस वजह से उसने हमारी कमांड नहीं समझी थी। ठीक है, अब इस कमांड से फारिग होकर हम आगे चलते हैं कि आगे हमने क्या देखना है। तो हमने देखा कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हम क्यूरी कर सकते हैं यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट।
ठीक है। फिर उसके बाद हम डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल्स देखें कि हम लोग डेलीगेट कर सकते हैं कंट्रोल्स कि भाई अगर पूरी एक्टिव डायरेक्टरी का मैं ही कल्ला राजा बन के बैठ जाऊं तो मेरी ज़िंदगी हिसाब में हो जाएगी। जिस तरह एक्टिव डायरेक्टरी में नंबर ऑफ़ यूज़र्स इंक्रीज़ होंगे, मेरे लिए मसले बनने शुरू हो जाएंगे अनटिल अनलेस मैं डेलीगेट करूं कि अच्छा तुम पासवर्ड रीसेट करो तो तुम ये सेट ऑफ कॉल्स संभाल लो, तुम क्रिएट अ न्यू यूज़र कर सको, तुम ये करो, सिक्योरिटी मैं मैनेज करूंगा, तुम किसी को उठा के किसी ग्रुप में नहीं डाल सकते अनटिल अनलेस आपको कल को कोई बंदा ना मिल जाए। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रिंग द यूजर अकाउंट, टेम्पलेट यूजर अकाउंट। अच्छा, टेम्पलेट क्या कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर से मैंने कहा मेरे पास आईटी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे यूजर्स बनते हैं हर रोज। आईटी डिपार्टमेंट, मेरा आईटी डिपार्टमेंट ही खाली से, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहा हूँ या बड़ी किसी डाटा सेंटर टाइप की कंपनी की बात कर रहा हूँ, उनका प्राइम बिजनेस ही आईटी है, तो उनके पास आईटी का काफी बड़ा स्टाफ होगा। और आईटी में हर बंदा आपको पता है एक जॉब में बहुत अरसे तक टिकता नहीं है, ठीक है। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट। तो होता यह है कि बहुत बहुत क्वांटिटी के अंदर लोग आ और जा रहे होते हैं, ठीक है। जाने वाले लोगों को तो आप कुछ नहीं कर सकते, राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी आपने कैसे डील करना है। मगर एक इशू ये है कि जब भी कोई नया अकाउंट बनाया जाता है किसी यूजर का अकाउंट, तो उसे एक ही स्पेसिफिक परमिशंस दी जाती हैं, ठीक है। से आपकी बुक ने एग्जांपल दी थी कि सेल्स का डिपार्टमेंट है, सेल्स के अंदर बंदे आते जाते रहते हैं, जिसने सेल्स टारगेट नहीं मीट किया कंपनी उसे निकाल देती है, फिर अगले की बारी आ जाती है, ठीक है। तो बड़ी स्पीड से लोग आ जा रहे होते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि तमाम सेल्स के लोगों को हर बार उसी ग्रुप में डाला जाए। तो क्यों ऐसा ना हो कि मैं एक टेम्पलेट यूजर अकाउंट बना लूं सेल्स का, ठीक है, अंडरस्कोर सेल्स टेम्पलेट, ठीक है। अंडरस्कोर या डैश क्यों लगाते हैं उसकी मैं वजह बताऊंगा, और उस अकाउंट को डिसेबल कर दूं। जब भी किसी ने उस सेल्स का कोई बंदा आए, मैं उसे राइट क्लिक करूं, कॉपी करूं, और उस वही तमाम सेटिंग्स जो उस टेम्पलेट अकाउंट की हैं वही कैरी हो जाए, बस उसका यूजर नेम पासवर्ड एंटर करूं और वो सारा कॉपी हो जाए, ठीक है, वैसा अकाउंट बन जाए। इट्स नॉट अ बिग डील, ऐसा किया जा सकता है। इस कॉल्ड टेम्पलेट अकाउंट कि आपने टेम्पलेट बना लिया है, अब हर दफा सिर्फ आपने उस अकाउंट को कॉपी करना है, उसके जाहिर है फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो आप एंटर करोगे, नया पासवर्ड दोगे, बाकी चीजें वो मेंबर ऑफ ग्रुप्स। अगर आपकी कंपनी के अंदर जब आप रियल एनवायरनमेंट की बात करो तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, लाइक 50-50 ग्रुप्स होते हैं। अगर आप और बड़ी कंपनी में 100 ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप इंटरनेट एक्सेस के लिए, अगर आपकी कंपनी के अंदर 5 डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही तो 5 डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट ग्रुप होंगे। अगर मैं उस एप्लीकेशन ग्रुप का मेंबर हूं तो मैं उस एप्लीकेशन को रन कर सकता हूं। फिर इसी तरह अगर किसी को पासवर्ड रीसेट की परमिशन है, किसी को हेल्प डेस्क में और कोई काम करने की परमिशन है, किसी को एक स्पेसिफिक फोल्डर को देखने राइट रीड करने की परमिशन है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी हायरार्की और पॉलिसी के आपने आईटी के रिसोर्सेज किस तरह सेग्रीगेट किए हुए हैं। तो जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात यह कि आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन जुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। एक दफ़ा मेमोराइज कर लेना कि जब आप एक यूज़र के अकाउंट को कॉपी करते हो तो जनरल टैब से कोई भी इंफॉर्मेशन कॉपी नहीं होती, एड्रेस टैब की सारी इंफॉर्मेशन कॉपी होती है, मगर स्ट्रीट एड्रेस कॉपी नहीं होता, कि जो टेम्पलेट अकाउंट का स्ट्रीट एड्रेस है वो कॉपी नहीं होगा। अकाउंट टैब की इंफॉर्मेशन कॉपी होगी कि आपके लॉगिन आवर्स कौन कौन से हैं, आप यानी तमाम सेल्स डिपार्टमेंट के लोग सुबह 8 से 9 बजे तक काम कर सकते हैं, हाँ जी इतने बजे तक ही काम करेंगे, तो टेम्पलेट से कॉपी हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन टैब कि ऑर्गेनाइजेशन का जो टैब है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी होगी। मेंबर ऑफ टैब कि वो बंदा किस किस ग्रुप मेंबर्स है, अगर एक सेल्स के बंदे को इंटरनेट एक्सेस है तो सबको चाहिए होगी। हमारी तरह नहीं होता कि सेल्स में एक बंदा जो है वो आईटी वालों को जानता है तो उन्होंने उसे इंटरनेट ग्रुप में डाल दिया, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल एनवायरनमेंट, ठीक है, आइडियल एनवायरनमेंट। ओके, तो this is the point that you need to memorize कि जनरल टैब, एड्रेस टैब, अकाउंट टैब, प्रोफाइल टैब, ऑर्गेनाइजेशन टैब, मेंबर टैब। मैं इसे किस तरह याद करता हूँ, GAAPOM। ओके, आप इसको जिस तरह मर्जी अपने तरीके से याद कर लें। मुझे अपने छोटे भाई की बात याद है, उसने मैट्रिक के एग्जाम देने थे और उसने कुछ पता नहीं क्या चीज़ बनाई हुई थी और वो कोई बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन का आंसर था। एनीवे, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि टेम्पलेट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह एक सिंपल अकाउंट बनाना है आपने, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी बना के रखा हुआ है मैंने ईस्ट के अंदर, ये आईटी टेम्पलेट, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा एक टेम्पलेट अकाउंट है। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ तो फिर भी ठीक है, और अदरवाइज मैं आपको एक दोबारा नया टेम्पलेट अकाउंट बना के दिखा देता हूँ। न्यू यूज़र, ठीक है, और मैं इसे कहता हूँ टेम्पलेट एडमिन। कोई भी जब हम एडमिन अकाउंट बनाएंगे तो हम उसको ये टेम्पलेट दे देंगे, और एडमिन थी उसका लॉगिन नेम, ये सिंपल एक लॉगिन नेम है, और पासवर्ड उसको दे दिया जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन, ठीक है,
और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं डालेंगे, मगर अकाउंट को डिसेबल कर दें क्योंकि ये टेम्पलेट अकाउंट है, फिनिश कर दें। विंडोज़ की पासवर्ड पॉलिसी मीट नहीं करता। ठीक है, और ये आपका जो सा है वो टेम्पलेट अकाउंट बन गया। ठीक है, टेम्पलेट एडमिन, और उसको अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, ठीक है, इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करती है कि अंडरस्कोर डाल दें, डिस्क्रिप्शन, ऑफिस, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, अकाउंट और मेंबरशिप वगैरह आप डाल दें तो वो इन्फॉर्मेशन आप सेव कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने एक आईटी टेम्पलेट के नाम पे अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, आईटी टेम्पलेट के नाम पे एक अकाउंट बनाया हुआ है। अब अगर कल को एक आईटी के अंदर एक बंदा आता है, ठीक है, मैं हर एक बंदा आया, उसका मैंने अब अकाउंट बनाना है, और मेरे पास वो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है पेपर शीट के अंदर, फॉर्मेट के अंदर, या ईमेल में आया हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन मेरा हेल्प डेस्क कैसे काम करता है। मैंने इसे राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद उसका मैंने फर्स्ट नाम देना है, मोहम्मद अब्दुल्ला, ओके, और काशिफ, ओके। और इसका इसका हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से स्ट्रेटजी है वो ये है कि काशिफ ए हो गया उसका यूज़र नेम, ठीक है, नेक्स्ट किया, उसको पासवर्ड दे दिया, अकाउंट इज़ डिसेबल देख रहे हो, यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एंड नेक्स्ट लॉग ऑन। ये तमाम सेटिंग्स वो हैं जो मेरे उसने टेम्पलेट से कॉपी की हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे उसे पासवर्ड दे दिया, ठीक है, अकाउंट अभी तक डिसेबल है, मैं उसको एनेबल भी कर सकता हूँ। ये मोहम्मद अब्दुल्ला काशिफ का अकाउंट बन गया। अब मैं अगर इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या, उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर की है। ठीक है, एड्रेस, एड्रेस पूरे का पूरा उसने कॉपी कर लिया है। स्ट्रीट इन्फॉर्मेशन कॉपी नहीं की, उसकी वजह यह है कि वो कॉपी नहीं होती। ठीक है, अकाउंट, अकाउंट में मैं अब आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकता कि क्या कॉपी है, मगर एक तरीका ये है। लॉग ऑन आवर्स अगर आप देखो तो मैंने कहा है कि जो मेरा आईटी का स्टाफ है वो 12 से लेके 1 बजे तक, और फिर रात 12 से 1 बजे तक जो सा है वो काम ना कर सके। ठीक है, 11 से 12 बजे तक, 11 से 12 और 12 से 1 बजे के दरमियान में बहुत अच्छा एम्प्लॉयर हूँ, मैं नहीं चाहता मेरा स्टाफ आधी रात को उठ के काम करे। ठीक है, फिर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, वो देखो कि वो प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन भी कॉपी हो गई है। टेलीफोन्स की इन्फॉर्मेशन नहीं कॉपी होती, और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो कॉपी होती है इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ ग्रुप्स। मेरा जो टेम्पलेट अकाउंट था वो इंटरनेट ग्रुप का मेंबर था, उसने इसे भी इंटरनेट ग्रुप का मेंबर बना दिया। दैट्स एन ईजी थिंग। अब इसके बाद अगर आपने कल को डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, मैंने कहा जी ये कौन सा है जी, ये एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर है, एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर। ठीक है, ये बंदा जो है एप्लीकेशन सपोर्ट करता है, और इसको अप्लाई किया, ओके किया, और इसको मैंने सपोर्ट के अकाउंट में मूव कर दिया। ठीक है, और सपोर्ट के अंदर जाके मैंने इसके अकाउंट को इनेबल कर दिया, इनेबल द अकाउंट, और ये इनेबल हो गया। अब ये बंदा हमारा नेटवर्क यूज़ कर सकता है। ठीक हो गया। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ टेम्पलेट अकाउंट, कि हमने टेम्पलेट अकाउंट से यूज़र को एक्सेस किया और उसकी यूसेज करनी शुरू कर दी, उसको बनाना शुरू कर दिया। अब इस तरह अगर आपने बहुत सारे यूज़र्स बनाने हैं तो आप बना सकते हो। राइट क्लिक, कॉपी, उसका यूज़र नेम पासवर्ड डाला, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाला, और यूँ बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मली टेक सपोर्ट के जो लड़के होते हैं वो ऐसे काम कर रहे होते हैं, मगर इससे भी बेहतर तरीके हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट, आपकी पॉलिसी, आपके सिस्टम में एप्लीकेशन कौन सी चल रही हो। ठीक हो गया। वंस अगेन ये जो पॉइंट्स, जो चीज़ें कॉपी होती है टेम्पलेट अकाउंट से, उनको ज़रूर नोट कर ले अपने पास। उसके बाद आ गया ग्लोबल कैटलॉग। ये पुराने लेक्चर की सेटिंग्स है तो डोंट वरी। कमांड प्रॉम्प्ट से यूज़र का अकाउंट ऐड करना। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट से यूज़र का अकाउंट कैसे ऐड होता है, ds ऐड, और उसके आगे यूज़र, कि आपने यूज़र ऐड करना है, और उसके बाद उस यूज़र का पूरा डिस्टिंग्विश्ड नेम, और उसके बाद उसकी आईडी यानी उसका डिस्प्ले नेम, और पासवर्ड के आगे स्टार लगा दें ताकि हम पासवर्ड वो कर सकें, उसको दे सके पासवर्ड। ओके, दैट्स, ये डायरेक्टरी सर्विसेज की कुछ छोटी छोटी कमांड्स हैं जो हम अभी क्विकली गो थ्रू करते हैं। ठीक है, पहली कमांड जो हम गो थ्रू करते हैं, मैं सिर्फ इसको, जो ये अभी हमने अब्दुल्ला का अकाउंट बनाया, मैं उसको ज़रा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से भी वही अकाउंट बनाना है। ठीक है, और ये मैं इसलिए सामने रख रहा हूँ कि गलती ना हो जाए, मगर आई होप सो कि गलती होनी नहीं चाहिए। लेट्स सी, ds add, ठीक है, एडिंग द ऑब्जेक्ट, ds get, डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट।
ठीक है। ds mod मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट, ds मूव किसी ऑब्जेक्ट को उठा के मूव करना हो, ds क्यूरी हम कर चुके हैं, डायरेक्टरी सर्विसेज क्यूरी, ds rm हेल्प टू रिमूव द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो काफ़ी हेल्पफुल ये चीज़ें हैं। अगर आपने फर्दर डिटेल में पढ़ी तो माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट पेपर्स हैं जो इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो हम शुरू करते हैं। अभी हम यूज़र का अकाउंट ऐड करते हैं, ठीक है। और यूज़र का अकाउंट क्या है, ds add, ठीक है, और /question करें तो उसके फर्दर डिटेल्स बताना शुरू हो जाता है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। ds add, क्या हम ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं यूज़र का अकाउंट। तो मैं कहता हूँ यूज़र, और उसके बाद अब हम यूज़र की इंफॉर्मेशन देने लगे। cn इज इक्वल टू मोहम्मद अब्दुल्ला काशिफ, कॉमा, स्पेसिस नहीं डालनी आपने, ये याद रखना है। कुछ लोग ये यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि स्पेस बार दे देते हैं कॉमे के बाद, फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का नाम देना है। तो मैं कहता हूँ इसको कर दे जी OU इज इक्वल टू एडमिन, कॉमा OU इज इक्वल टू IT, ठीक है, कि इस यूज़र को यहाँ पे जाके बना दे। OU इज इक्वल टू ईस्ट होना चाहिए, ईस्ट ईस्ट इज इक्वल टू नो, कॉमा OU इज इक्वल टू IT, उसके बाद कॉमा। अब क्या करना है हमने, डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, DC इज इक्वल टू, मुझे ये कॉपी कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे आगे बहुत सारी कमांड में ये यूज़ करना पड़ेगा। DC इज इक्वल टू उर्दू IT एकेडमी, कॉमा DC इज इक्वल टू कॉम, ये यूज़र ऐड करें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमने, मैं कहता हूँ डैश सेम ID काशिफ A, देन डैश PWD स्पेस स्टार, एंटर। ठीक है, अब जब मैंने पासवर्ड के बाद स्टार डाल दिया तो वो मेरे से पूछ रहा है कि यूज़र पासवर्ड एंटर करो। तो मैंने कहा इस यूज़र का पासवर्ड है ठीक है, सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया, यूज़र अकाउंट सक्सेसफुली बन गया, ठीक है। यानी दिस इज़ DS ऐड, और यूज़र का पूरा डिस्टिंग्विश नेम, और उसके बाद मैंने उसकी डिस्प्ले नेम दे दिया और पासवर्ड। इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। एक पैरामीटर इज कॉल्ड मस्ट चेंज पासवर्ड डैश MSC HPWD, मेरे ख्याल में स्पेस यस देना पड़ता है उसके साथ। मैं हम लोग अगली क्यूरी में ट्राई कर लेते हैं। अब हम देखते हैं क्या वाकई उस यूज़र का अकाउंट बन भी गया या नहीं। और ये देखिए मोहम्मद अब्दुल्ला काशिफ का अकाउंट बन गया। इससे आगे हम चलते हैं। अगर मैंने DS क्यूरी की कमांड आपको दिखा दी है तो वो कोई मसला नहीं है, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। DS क्यूरी क्या करनी है, मैंने कहा मुझे OU चाहिए, और जिसका डोमेन कंट्रोलर का नेम इज़ इक्वल टू उर्दू IT एकेडमी, कॉमा डोमेन कंट्रोलर इज़ इक्वल टू कॉम, और वो मुझे OUs दिखा देगा कि मेरे डोमेन कंट्रोलर के अंदर OUs कौन कौन से हैं। OU मेरे डोमेन कंट्रोलर के अंदर कौन सा है, IT का OU है, ईस्ट का OU, वेस्ट का, एडमिन का, सपोर्ट का, हेल्प डेस्क का। जितने मैंने OUs बनाए हुए सारे के सारे OUs दिखा देगा। अच्छा, अब इससे आगे हमारी कमांड है इस कॉल्ड DS गेट। DS गेट की कमांड क्या करती है, DS गेट की कमांड हमें क्यूरी करके लाके देती है इंफॉर्मेशन कि एक्टिव डायरेक्टरी में से कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मैंने अगर कॉल करना है। सही मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे मोहम्मद ताहा काशिफ का पूरा नाम चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसे कहूँगा कि भैया मुझे ये नाम जो सा ला के दे दो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वही दोबारा पेनफुल क्यूरी लिखनी पड़ेगी। DS गेट, ओके, DS गेट क्या चाहिए मुझे, ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है, यूज़र। अगर मुझे ग्रुप चाहिए तो मैं ग्रुप्स कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद उसका ताहा का पूरा नाम CN इज इक्वल टू मोहम्मद ताहा काशिफ, कॉमा OU इज इक्वल टू एडमिन, कॉमा OU इज इक्वल टू IT, कॉमा ईस्ट आएगा पहले क्योंकि ईस्ट है पहले, ईस्ट, कॉमा
OU is equal to IT, comma DC is equal to Urdu IT Academy, comma DC is equal to com. ओके अब मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे ये तो मैं तो पूरा पाथ बता रहा हूँ, तो मुझे इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, डैश फर्स्ट नेम डैश लास्ट नेम डैश ईमेल आई थिंक। और ये देखो उसने मुझे ला के दे दिया, फर्स्ट नेम इज़ मोहम्मद ताहा काशिफ और उसकी ईमेल अभी तक कोई डिफाइन नहीं हुई, इस वजह से उसने मुझे ईमेल ला के नहीं दिया। इसी तरह आप उसका टेलीफोन नंबर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। ठीक हो गया, तो दिस इज़ अ डी एस गेट कमांड। ठीक है, अब इसी तरह डी एस मॉडिफाई कमांड है। ठीक है, इसी तरह मैं डी एस गेट को जो है वो मॉडिफाई में ले जाता हूँ। ठीक है, डी एस मॉड की कमांड है, वो क्या करेगी, अगर कल को काशिफ कहता है कि ये मोहम्मद ताहा काशिफ कहता है कि मेरा पासवर्ड चेंज कर दो, डी एस मॉड, ठीक है, स्पेस यूज़र और सी एन और ये सारा कुछ, और उसके बाद माइनस पी डब्ल्यू डी और मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ PASSWORD, पासवर्ड, इसका पासवर्ड हो गया, मगर मस्ट चेंज पासवर्ड इज इक्वल टू यस, कि भाई वो अपना पासवर्ड ज़रूर चेंज करे। और ताहा का पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया टू द पासवर्ड PA@55WORD मस्ट चेंज पासवर्ड। ये कहाँ यूज़ हो सकता है? ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है डेफिनेटली अगर आपको कोई हेल्प डेस्क को कॉल करता है तो वो ये बेचारा क्यूरी नहीं चलाएगा, मगर अगर आपने इसके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन या कोई स्क्रिप्ट रन करना है जो हेल्प डेस्क का काम आसान कर दे तो वो हो सकता है। अब जब भी कोई हेल्प डेस्क में कॉल करता है तो वो फ्रंट एंड पे कोई एप्लीकेशन चल रही हो, वो बताया अच्छा जी मेरा फर्स्ट और लास्ट नेम ये है, अच्छा ठीक है आपका यूज़र नेम ये है, एंटर का बटन दबाए तो वो बैक एंड पे उधर से वेरिएबल उठा के ये कमांड लिखवा दे और उसे बता दे P@55WORD आपका पासवर्ड है, ये एंटर करो। जिस तरह वो एंटर करे तो वो उसको आगे कह रहा होगा कि अब आपने अपना पासवर्ड चेंज करना है तो आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली मैं हेल्प डेस्क कभी ऐसा नहीं करेगा या ये कभी भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होगी कि आप जो सा है वो हेल्प डेस्क बीइंग हेल्प डेस्क आप किसी का पासवर्ड जानते हो। ठीक है, हमेशा मस्ट चेंज पासवर्ड की पॉलिसी होती है। ठीक है, अब इसी तरह DSRM है कि आप कोई किसी चीज़ को वो रिमूव करना चाहते हैं, इसी तरह DSRM और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का नाम नहीं देना। ठीक है, और सिर्फ उसका डिस्टिंग्विश नेम देंगे, वो रिमूव कर देगा अगर आप कोई OU रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, मैं DSRM ठीक है, DSRM सब ट्री OU मार्केटिंग डोमेन नेम और ये वो सारा कुछ डिलीट कर देगा, मगर वो आपसे कंफर्म करेगा। ठीक है, दिस इज योर कपल ऑफ कमांड। हमने देखा DS क्यूरी करती है, DS गेट यूजर की इंफॉर्मेशन पुल करके लाती है यानी सर्च की कमांड है, DS मोड मॉडिफाई करती है, DSRM रिमूव करती है और DS ऐड क्या करती है, किसी इंफॉर्मेशन को ऐड करती है। ठीक है, इससे हम आगे चलते हैं, यानी ये मेन कमांड्स है। ठीक है, अब आता है बल्क इंपोर्ट्स कि इंपोर्टिंग अ यूजर अकाउंट। इंपोर्टिंग अ यूजर अकाउंट क्या कि अगर आप से यूनिवर्सिटी के अंदर है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एक ऐसी एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, ये सारा प्लान प्रोसीजर होगा। यूनिवर्सिटी के अंदर एक एप्लीकेशन चल रही है कि उसका हर 3 या 6 महीने के बाद सेमेस्टर आता है और कोई हर सेमेस्टर के अंदर 100-500 यूजर्स आते हैं। अब उस डोमेन का जो डोमेन कंट्रोलर होगा या सपोर्ट का बंदा होगा वो हैप्पी नहीं होगा, उसे हर 3-6 महीने के बाद जो है वो कोई 400-500 यूजर्स ऐड करने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसा ना हो कि उस यूज़र ने एक अपने पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSVDE फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डेटा एक्सचेंज फाइल जो सी बनाई हो, जो हम एक्सेल से कॉमा सेपरेटेड फाइल बना लेते हैं, वो बनाई हो और उसके बाद वो उस फाइल को इंपोर्ट कर ले। यानी यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर एक ऐसी एप्लीकेशन चल रही हो कि बताए अच्छा जी इस सेमेस्टर के अंदर हमने 500 स्टूडेंट्स ऐड किए हैं, ये 500 स्टूडेंट्स की कॉमा सेपरेटेड फाइल है तो तुम ये ले लो। जब मेरे पास वो फाइल आएगी तो उस फाइल से मैं डेटाबेस में इंपोर्ट करूँ एक्टिव डायरेक्टरी और वो सारे के सारे अकाउंट बन जाए। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? यस। अब वो काम कैसे करना है? ठीक है, उसके लिए आपके पास एक कमांड है CSVDE और दूसरी है LDIF। LDIF के ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले CSVDE देख लेते हैं।
ठीक है। एक टाइप ऑफ कमांड है इस कॉमा सेपरेटेड फाइल। तो ये देखिए जी, ये मेरे पास एक मैंने फाइल ऑलरेडी बनाई हुई है, इस कॉल्ड कॉमा सेपरेटेड फाइल, ठीक है। डिस्टिंग्विश नेम उस यूज़र का पूरा डिस्टिंग्विश नेम होगा, ठीक है। हमने ये जो मुझे जो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट देगा मैंने उन्हें बताया होगा कि भैया ऐसे देना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की क्लास कौन सी होगी कि वो यूज़र होगा, उसका सर नेम, गिवन नेम, सेम अकाउंट नेम यानी उसका डिस्प्ले नेम, और यूज़र प्रिंसिपल नेम यानी @ समथिंग, ठीक है। ये मैंने एक 2 यूज़र्स की फाइल बनाई हुई है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बुक में देखें तो उसमें भी आपको ये फाइल बनी बनाई दिखाई होती है, आपने बस उसको इंपोर्ट करना है। अच्छा, एग्जाम रिलेटेड एक हेल्प टिप है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अगर आप में से किसी को शौक है ये फाइल बनाने का तो वो खुद बना के देख लें, ठीक है। अब ये मेरे पास फाइल तो है, मैंने इस फाइल से डाटा इंपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो अब पहले तो मैंने क्या करना है कि मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे इस जगह पे जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, cd करूँ, cd स्पेस यूजर्स, cd स्पेस एडमिन डेस्कटॉप, ये यार, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। और अगर मैं आपको वो कमांड दिखा दूँ पहले, CSVDE क्वेश्चन मार्क, तो ये आपके पास CSVDE इंफॉर्मेशन के स्विचेस वगैरह और वो है CSVDE/question। तो एनीवे, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने ये फाइल को अब इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इससे जो दो यूजर्स हैं वो मेरे पास इंपोर्ट होके आ जाएंगे, ठीक है। मैंने अब इंपोर्टेशन करनी है और मैंने मेक श्योर करना है कि ये जो यूजर्स हैं, पहले देखते हैं इसको इंपोर्ट करके कि क्या ये इंपोर्ट होती है या नहीं। CSVDE ओके -i इंपोर्ट करें, ठीक है। -f स्विच की इंपोर्टेशन एनेबल कर दी गई, ठीक है। f स्विच लगेगा हमेशा, चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। और फाइल का नाम क्या है, newuser.txt, ठीक है। और -k, मगर मैं -k नहीं लगाता, ये किया और इसने मुझे लॉगिंग टू द करंट यूजिंग SPI नो सच ऑब्जेक्ट एरर ऑन लाइन नंबर 2, यानी इस फाइल के लाइन नंबर 2 के ऊपर कोई एरर है। अगर आप इस फाइल को ज़रा सा गौर से देखें और इसको पढ़ने की कोशिश करें तो ये बता रहा है कि डेविड जोन्स को ऐड करना है एक ऐसे OU में जिसका नाम है यूज़र अकाउंट। क्या मेरे पास कोई ऐसा OU है जो दैट इज़ कॉल्ड यूज़र अकाउंट्स? नहीं। तो पहले मुझे वो OU बनाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि मुझे एक OU बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड यूज़र अकाउंट्स, ठीक है। न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट और दैट इज कॉल्ड यूजर अकाउंट। मेक श्योर स्पेलिंग ठीक हो, इसलिए मैं इधर से ये उठा के कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग, अगर यही वो फाइल है जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट की बुक के आखिर में आपको दिखाई हुई है ये, ठीक है। तो यूज़र अकाउंट्स के नाम पे ये अकाउंट का एक फोल्डर बना दिया। अब उसके बाद अगर मैं इस चीज़ को रन करूं तो देखता हूं कि क्या उसने इंपोर्ट कर लिया है, हैव बीन सक्सेसफुली इंपोर्टेड। कभी कभी आपने जब ये ऑलरेडी इंपोर्ट किए हुए तो ये देखो आपके पास एरर मैसेज आ गया कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मैं इस एरर मैसेज को नहीं देखना चाहता तो -k कर दूंगा, वो इग्नोर कर देगा, मगर उसके बाद आपको एरर मैसेज नहीं दिखाएगा मगर बताएगा 0 एंट्रीज मॉडिफाइड, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर मैं इस OU को अब दोबारा रिफ्रेश करके देखूँ तो ये देखें आपके पास डेविड जोन्स और लीसा एंड्रयू बन गए आपके कंप्यूटर के अंदर, मगर देयर अकाउंट इज डिसेबल्ड। द रीज़न बिहाइंड कि जब आपने ये यूज़र बनाए उस टाइम आपकी ये यूज़र्स की इंफॉर्मेशन जो सी है वो क्या थी, वेरी गुड, आपके यूज़र के पासवर्ड नहीं दिए गए थे। जब यूज़र के पासवर्ड नहीं दिए तो यूज़र का जो सेटअप का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपको इसको राइट क्लिक करके इनेबल करना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, या आपके पास अगर वो एप्लीकेशन जिसकी बैक एंड पे आपने पासवर्ड रीसेट की कमांड या इनेबल का स्विच लगाया हुआ है तो आप उस तरह भी कर सकते हो। मगर आपसे IT का एडमिनिस्ट्रेटर कहता है जिस दिन तुमने पहली दफ़ा लैब के अंदर आना है तो सबसे पहले मेरे पास हाजिरी देनी। तो वो कहता है पहले 20 रोल नंबर पे आ जाओ, 20 रोल नंबर, अगले दिन आओ 20 रोल नंबर, तो पर डे वो 20 बंदे बुक करता रहेगा। तो उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन अपने पास ऐड कर लेगा ताकि फ्यूचर में उसे ज़रूरत पड़े तो वो इस्तेमाल की जा सके, ठीक है। तो दैट इज़ द बेस्ट वे हाउ दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड, ठीक है। ये हमने बल्क यूज़र इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, अब एक और जो दूसरा वे ऑफ इंपोर्टिंग इज कॉल्ड LDAP, ओके, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट। LDIF क्या करती है? LDIF का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि LDIF आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के अलावा किसी और डायरेक्टरी सर्विसेज में भी क्लाइंट इंफॉर्मेशन रिस्टोर करने देती है, ठीक है। अगर आप आई का स्विच निकाल दें तो आप यही इंफॉर्मेशन अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर से इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। -i का स्विच इंपोर्ट करता है, अगर -i निकाल दें, CSVDE -f abc.csv कर दें तो वह एक्सपोर्ट कर देगा, ठीक है।
तो LDAP, अब ये जो टाइप ऑफ फाइल है इसके अंदर काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है और इसके अंदर आप पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हो। सवाल ये पैदा होता है इसके अंदर, अगर मैंने पासवर्ड, तो क्या मेरा पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में होगा? आपका पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में नहीं होगा, वो बेस 64 में होगा। बेस 64 क्या है उसको थोड़ी देर में डिटेल में जाकर देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम में आपसे बेस 64 के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मगर इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन है, वो मैं क्लियर करता चलूंगा आपको, ठीक है। तो एलडी फाइल जो है उससे भी इंपोर्ट करके देख लेते हैं एक दफ़ा, और एलडी फाइल का आपको फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। एलडी फाइल जो सी है वो आपको राइट क्लिक करके ओपन विद जो सा है वो नोटपैड में करनी पड़ेगी, और ये कुछ आपकी एलडी फाइल है, ठीक है। अगर आप ये ध्यान से देखें तो ये कनोलियल नेम यानी कॉमन नेम है, फिर उसके बाद OU है, यूज़र अकाउंट्स हमारे पास ऑलरेडी है, डोमेन कंट्रोलर उर्दू IT अकेडमी और डोमेन कंट्रोलर का नेम ये, ठीक है। चेंज टाइप ऐड कर रहे हैं हम इस बंदे को, यूज़र ब्ला 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 स्टफ, और ये यहाँ पे देखें यूनिकोड पासवर्ड। आप CSV फाइल यूज करके यूजर को पासवर्ड असाइन नहीं कर सकते, मगर ये फाइल यूज करके आप यूजर को पासवर्ड असाइन कर सकते हो। और अगर आप ये देखो तो ये यूनिकोड पासवर्ड इस यूजर का और इस यूजर का दोनों पासवर्ड सेम है। एनीवे, जब आपने ये इंफॉर्मेशन अब अपने पास फाइल में बना ली, ये देखो इस फाइल में इंफॉर्मेशन बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में पड़ी हुई है, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड की तरह नहीं, और इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। LDAP लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। अब इसके बारे में LDIFDE जो एक्जी है उसके बारे में एक क्विक लैब करते हैं। इसके अंदर हम इंपोर्ट नहीं करते, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसे एक्सपोर्ट करके देखते हैं, ठीक हो गया। तो LDIFDE, ठीक है। अगर हम इंपोर्ट कर रहे होंगे तो हम इसके आगे आई का स्विच लगा देंगे। हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम कहते हैं फाइल, और इस फाइल को हम चाहते हैं कि new.ldf एंटर, और ये देखें आपकी डायरेक्टरी सर्विसेज में से सारी इंफॉर्मेशन उसने उठा के आपको ये यहाँ पे ला के दे दी है, ठीक है। यानी ये फाइल का फॉर्मेट जिस तरह मैंने अभी आपको पहले दिखाया है कि ये ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन है, और ये जितने ऑब्जेक्ट्स उसके पास ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट और जो भी यूज़र्स के अकाउंट और सारा कुछ था, सारा कुछ ला के दे दिया। अगर मैं इसके अंदर मोहम्मद ताहा काशिफ को सर्च करूं तो ये देखें ये मोहम्मद ताहा काशिफ है, और ये उसका टेलीफोन नंबर और तमाम इंफॉर्मेशन उसकी मेरे पास एक्सपोर्ट होके आ गई। और ये इंफॉर्मेशन जो सी है ये इसको हम यूज़ करके अगर मैं दोबारा इस इंफॉर्मेशन को इंपोर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको दोबारा इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैं कैसे इंपोर्ट करूँगा, इस पोर्शन को कॉपी करूँगा और उसको वापस डाल दूँगा उसके अंदर ही, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ही। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यूज़र्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में, वो ये कि आपको ये समझ आना चाहिए कि CSVDE और LDIF फाइल जो सी है वो कैसे क्या होती है और उसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। इंपोर्ट करने का आना चाहिए कि -i के स्विच के साथ इंपोर्ट होती है। अगर i का स्विच निकाल दे, -f का स्विच लगा रहे तो वो उस फाइल को एक्सपोर्ट कर देता है, -k का स्विच एंड पे लगे तो वो एरर्स को इग्नोर करना शुरू कर देता है, ठीक है। और जिस तरह आपको पता है CSVD फाइल के अंदर हम पासवर्ड्स नहीं डाल सकते क्योंकि वो यूनिकोड के ज़रिए यूज़ होने होते हैं, विच इज़ कॉल्ड बेस 64, और बेस 64 कोड के साथ यूज़ हो रहे होते हैं, और उसको यूज़ करने के लिए आपके पास LDIF फाइल का फॉर्मेट होना लाजमी है। LDIF फॉर्मेट के बगैर आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, यानी आप यूज़र्स के पासवर्ड उसमें डाल नहीं सकते, ठीक हो गया। तो LDIFDE फाइल जो सी है वो नॉन माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट में भी डायरेक्टरी सर्विसेज में इंपोर्ट करने के काम आती है। अच्छा, एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा वो ये नहीं पूछा जाएगा कि LDIF फाइल या CSVD फाइल बनाएं, मगर उसको खोल के अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसमें ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कौन सा है तो वो आपको बताना चाहिए, क्योंकि वो उसके अंदर डेफिनेटली डिस्टिंग्विश नेम यूज़ होगा, और डिस्टिंग्विश नेम आपको पता है कि कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, वो मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया। बेस 64 क्या होती है और ये यूनिकोड जो यूज़ हो रहा होता है LDIF फाइल के अंदर वो क्या है। बेस 64 इज़ अ यूनिकोड स्ट्रक्चर के अगर आपके पास कोई बाइनरी डाटा था और उसको ASCII कोड के अंदर यूज़ कराना होता है तो हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो मिस इंटरप्रेट करते हैं ये कि ये LDIFDE फाइल के अंदर हम पासवर्ड डाल सकते हैं, मगर वो किस फॉर्मेट में डालते हैं, बेस 64 के अंदर। अब सवाल ये पता बेस 64 क्या है। बेस 64 इज़ अ कोडिंग एल्गोरिदम, कोडिंग वे है, ये एनक्रिप्शन नहीं है। अगर कोई आपको ये कहता है कि इसके अंदर बेस 64 फॉर्मेट के अंदर फाइल होती है और वो बहुत सिक्योर होती है तो बिल्कुल गलत कहता है, वो सिक्योर नहीं होती। बेस 64 इज इंटरप्रेटेबल, सिर्फ कोड चेंज हो जाता है। लाइक अगर मैं कहूँ कि काउंटिंग 0 से लेके 10 तक है
तो मैं कहूँगा ये मेरा बेस काउंटिंग 0 से लेकर 9 तक है, तो मैं कहूँगा ये मेरा बेस 10 सिस्टम है। ठीक है, अगर कोई मुझे कहे कि इस कंप्यूटर के अंदर बाइनरी सिस्टम यूज़ होता है तो मैं कहूँगा कि वो बेस 2 का सिस्टम है। इसी तरह इसके अंदर बेस 64 के फॉर्मेट के अंदर 0 to 9 A to Z और फिर बड़े A to Z और उसके बाद 2 स्पेशल करेक्टर्स इज इक्वल टू 64। तो ये बेस 64 फॉर्मेट है। अगर मेरे पास कोई करेक्टर है CAR और उसके शुरू और आखिर में ये अपोस्ट्रोफी डालने के बाद उसको ASCII इक्विवेलेंट बना देते हैं, ASCII इक्विवेलेंट से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी के बाद उसकी पैडिंग इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद वो बेस 64 में कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ यूं की बन जाती है। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि अगर आपके पास कोई बेस 64 का कोड लिखा है उसके आखिर में 2 इक्वल टू जरूर लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो आपके पासवर्ड को थोड़ा सा हार्ड टू इंटरप्रेट हो जाता है, मगर अगर आप ये कोड उठा के कॉपी पेस्ट मारें कहीं पे तो वो पेस्ट हुआ हुआ होता है। तो अगर आप कोई LDIF फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके अंदर पासवर्ड्स डाले हुए हैं तो मेक श्योर दे कैन बी इंटरप्रेटेबल, कोई भी उसे इंटरप्रेट कर सकता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली टू मेक श्योर कि डाटा रिमेन इंटैक्ट विदाउट मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, कि भाई अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप कोई बाइनरी डाटा तो वो बेस 64 में कन्वर्ट किया जाता है और वो यूज़ किया जाता है। अगर आपको समझ नहीं आई ये बात की बेस 64 वाली, तो आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, आप परेशान ना हो। ये मुझे आदत से, मजबूरी की वजह से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने की आदत है। यानी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्रेट कर दिया कि बेस 64 सिस्टम क्या होता है। अगर आपने फर्दर देखना तो इंटरनेट पे बहुत इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। ठीक है, बेस 64 इज अ वे टू कोड द ASCII कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी बाइनरी इंफॉर्मेशन जो सी वो रीडेबल फॉर्मेट में डाली हुई है। ठीक है, और आज के लेक्चर में हमने DS क्यूरी, गेट, मॉडिफाई, रिमूव और फिर CSVDE की फाइल के फॉर्मेट्स पढ़े हैं, डिस्टिंग्विश नेम को रियल टाइम प्रैक्टिस में देखा है। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी पावर शेल के साथ, तो खुश रहें। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा पावर शेल का और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 को ख़त्म कर देंगे। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।